Hello everybody, this is Dayanand Prasad and I welcome you all in my YouTube channel. Today we discuss about the TS diagram of vapor compression cycle. वेपर कंप्रेशन साइकिल का जो भी प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया है, इसका कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में बताया हुआ है। तो अभी हम लोग वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में टीएस डायग्राम देखेंगे। तो जब इसका टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग के पास तीन चीज़ को पता होना चाहिए। तीन चीज़ की जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के बाद कंप्रेस होने के बाद हम लोगों का वो जो रिफ्रिजरेंट है वो किस स्टेट में है वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज है कि व्हेन द वेपर इज़ ड्राई एंड सेचुरेटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, कि कंप्रेशन के बाद वो क्या हो जाए, ड्राई और सेचुरेट हो जाए। ड्राई होने का मतलब क्या है कि उससे मॉइस्चर बिल्कुल तरीके से हट जाना, बिल्कुल हट जाना उससे, और सेचुरेट हो जाना है ना। कंप्रेशन के बाद सेचुरेट हो जाना है ना, सेचुरेट हो जाना। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि when the vapor is dry and saturate at the end of compression। और सेकेंड पॉइंट है कि when the vapor is superheated after the compression, कि जब कंप्रेशन को सुपर हीट कर दिया जाए, जब वो ड्राई हो जाए फिर भी उसमें हम लोग हीट अप्लाई करते रहे। जब मेरा रिफ्रिजरेंट ड्राई हो जाए तब भी हम लोग उसको क्या करें कि उसमें हीट अप्लाई करते जाए, मतलब उसका टेम्परेचर राइज करते चले जाएँ, तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपर हीट होना, सुपर हीट होना। थर्ड में है कि when the vapor is wet after compression, जब कंप्रेशन के बाद उसमें मॉइस्चर का मात्रा हो तो उसको बोलेंगे वेट कंडीशन। तो ये तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन में हम लोग का जो टीएस डायग्राम है वो बिल्कुल अलग बनेगा। और वेपर कंप्रेशन साइकिल में जो टीएस डायग्राम है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किस लिए? तो इसका सीओपी निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना टीएस डायग्राम। तो नाउ हम लोग पहला कंडीशन देखते हैं कि व्हेन द वेपर इज ड्राई एंड सेचुरेटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद वो क्या हो रहा है, ड्राई और सेचुरेट हो रहा है। उसमें जो भी मॉइस्चर है वो मॉइस्चर कंटेंट हट जा रहा है, और वो सेचुरेट हो जाने का मतलब है कि अब वो उसमें हाँ, तो सेचुरेट हो जाने का मतलब है कि जो रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाना को सेचुरेट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बोला कि वो ड्राई हो जाना है, ठीक है। तो जब ड्राई कंडीशन होगा तो यहाँ पे कर्व जब हम लोग बनाएंगे टीएस कर्व, तो टीएस कर्व में एक चीज़ ध्यान देने वाला चीज़ है कि टीएस कर्व में ये जो लाइन जाता है दिस इज कॉल्ड लिक्विड लाइन, ठीक है। सेचुरेटेड लिक्विड लाइन ये कहलाता है, और ये होता है वेपर लाइन, ये होता है वेपर लाइन। यहाँ पे जहाँ दोनों आपस में मिलेगा इस पॉइंट पर उसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट से हम लोगों को मतलब नहीं है, वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोग ऊपर नहीं बनाए हुए हैं। यहाँ पे एक लिक्विड लाइन है और ये एक सेचुरेटेड लाइन है। ओके, दोनों सेचुरेटेड लाइन है, बट ये लिक्विड लाइन कहलाता है और ये वेपर लाइन, ठीक है, वेपर लाइन कहलाता है, वेपर लाइन। तो जब हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों के पास कंप्रेसर है, 1 से 2 क्या है, इवोपरेशन प्रोसेस हो रहा है, 2 से 3 में कंप्रेसर प्रोसेस है जहाँ कंप्रेस हो रहा है। अब कंप्रेस जो होता है वो कौन सा प्रोसेस है बताइए, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो इसीलिए ये वर्टिकल लाइन बनाया हुआ है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे तो इंट्रोपी है ना अपना, क्या है यहाँ पे देखिए इंट्रोपी है। तो जब यहाँ पे इंट्रोपी है तो ये तो वर्टिकल लाइन बनेगा, बिल्कुल वर्टिकल लाइन 2 से 3 हम ड्रॉ कर दिए। और ये किसको, सेचुरेशन लाइन को टच करेगा, क्योंकि हमको ड्राई एंड सेचुरेटेड चाहिए आफ्टर कंप्रेशन। मतलब कंप्रेशन ख़त्म होने से पहले ही हम लोग को क्या, कंप्रेशन जैसे ही ख़त्म हो रहा है तो हम लोग को रिफ्रिजरेंट क्या होना चाहिए, ड्राई एंड सेचुरेट होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 3 अपना ड्राई एंड सेचुरेटेड है, ड्राई एंड सेचुरेटेड। जब 3 से 4 अगर हम लोग चलेंगे, 3 से 4, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, कंडेंसेशन प्रोसेस। यहाँ पे कंडेंस्ड होगा, ठीक है, कंडेंस्ड होगा। कंडेंस्ड होने में क्या होता है कि फेज चेंज होता है बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, फेज चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा बट फेज चेंज होगा, और फेज चेंज होने के लिए हीट एक्सट्रैक्ट होता है, हीट एक्सट्रैक्ट होगा। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होगा, हीट एक्सट्रैक्ट होगा बट टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, हीट एक्सट्रैक्ट होगा, और प्रेशर भी चेंज नहीं करेगा। ना तो यहाँ 3 से 4 में प्रेशर चेंज करेगा, ना तो 3 से 4 में टेम्परेचर चेंज करेगा। करेगा क्या, हीट को बस एक्सट्रैक्ट करेगा, कंडेंसेशन और उसका फेज को चेंज करेगा। यही तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किस चीज़, वेपर कंप्रेशन साइकिल का, कि मेरा जो रिफ्रिजरेंट है वो अपना फेज चेंज करता है, वेपर टू लिक्विड कन्वर्ट हो गया। अब जब उसका फेज चेंज होकर के यहाँ लिक्विड बन गया
ठीक है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अब हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक्सपेंशन प्रोसेस जैसे ही करेंगे, एक्सपेंशन किससे करते हैं? थ्रॉटलिंग बल्ब की मदद से। थ्रॉटलिंग बल्ब क्या करता है? थ्रॉटल प्रोसेस में क्या होता है? एच मेरा इंट्रॉपी, ये एच जो है मतलब इंथैल्पी, एच मतलब इंथैल्पी। इंथैल्पी कांस्टेंट होता है पूरा का पूरा एक्सपेंशन प्रोसेस में। मतलब जो 4 पॉइंट पे जो इंथैल्पी होगा वही इंथैल्पी 1 पॉइंट पे होगा। तो 4 पॉइंट का इंथैल्पी और 1 पॉइंट का इंथैल्पी दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। और एक्सपेंशन प्रोसेस हम लोग का थ्रोटलिंग प्रोसेस होगा। थ्रोटल वाल्व के थ्रू एक्सपेंशन करवाएंगे हम लोग, तो ये एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। उसके बाद अगेन 1 से 2 हम लोग इवोपरेशन प्रोसेस कराएंगे, जो रेफ्रिजरेटर होगा जहाँ से वो हीट लेकर के जाएगा। फिर अगेन हम लोग कंप्रेसर वगैरह में डालेंगे। तो मेन जो इम्पॉर्टेंट है कि ड्राई एंड सेचूरेटेड में वो यहाँ पे टच करना होगा हमको। फिर जो सेचूरेटेड वेपर लाइन है उसको टच करना ही होगा। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। होप आप समझ गए होंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि ये जो है अपना एरिया, अगर हम लोग 1 से 2 के बीच में एरिया ये देखेंगे, इसको हम लोग नेट रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोलेंगे। अगर हम लोग इस एरिया को निकाल लेंगे तो नेट रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहलाएगा। या नहीं तो जो इंथैल्पी है H2 का माइनस H1 का इंथैल्पी घटा देंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का नेट रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देगा, नेट रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। और कंप्रेसर वर्क क्या होगा? इस एरिया को निकाल लेंगे तो कंप्रेसर वर्क देगा, लेकिन एरिया निकालना काफ़ी टफ होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का इंथैल्पी 3 पॉइंट का माइनस कर देंगे 2 से। तो जब 3 पॉइंट का इंथैल्पी 2 से माइनस कर देंगे तो कंप्रेसर वर्क निकल जाएगा। समझे? कंप्रेसर वर्क निकल जाएगा। तो हम लोग का COP निकालने का हीट एक्सट्रैक्टेड और रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, जो हीट जितना एक्सट्रैक्ट हो रहा है या फिर हम लोग जिसको रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोल रहे हैं, वो वाला पोर्शन ऊपर रहेगा, डिवाइडेड में क्या रहेगा? वर्क डन। ओके, तो जो रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा वो रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कैसे निकालेंगे? H2 माइनस H1। या तो एरिया से आप निकाल सकते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है, एरिया से निकालिए। या तो सीधा सीधी H2 माइनस H1 करेंगे। टोटल हीट जो होगा 2 पर माइनस 1 पे, तो वो हो जाएगा रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। और वर्क डन अगर हम लोग निकालेंगे तो वर्क डन हम लोग को कहाँ पे करना पड़ रहा है? कंप्रेसर में। तो 3 को 2 से माइनस कर देंगे तो H3 माइनस H2 हो जाएगा, H3 माइनस H2। होप आप समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन द वेपर इज सुपर हीटेड आफ्टर कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद जो वेपर है वो सुपर हीटेड हो, उस टाइम क्या होगा? जब वो सुपर हीटेड होगा तो उस टाइम क्या होगा कि कंप्रेसर का वो सेचूरेटेड लाइन से ऊपर निकल जाएगा। जब ये सेचूरेटेड लाइन से ऊपर निकल जाएगा तब हम लोग को 0.3 मिलेगा, 0.3 मिलेगा। ठीक है, कंप्रेशन होने के बाद। क्योंकि जब वो ड्राई एंड सेचूरेटेड हो गया उसके बाद भी हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं। जब उसमें कंटिन्यू हीट सप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा? उसका टेम्परेचर राइज करता चले जाएगा। टेम्परेचर राइज करता चलेगा तो वो क्या होगा? सेचूरेशन कर्व को, जो सेचूरेटेड वेपर कर्व है उससे ऊपर चला जाएगा, उससे ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग को 4 मिलेगा। ठीक है, 4 मिलेगा। जब 3 मिलेगा, पॉइंट नंबर 3, जब 3 में जब हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस करवाएंगे तो वापस से वो फेज चेंज करेगा। फेज चेंज करने के लिए सबसे पहले उसको ड्राई पोजीशन को अटेन करना पड़ेगा। जब तक वो ड्राई पोजीशन को अटेन नहीं करेगा, सेचूरेटेड पोजीशन को अटेन नहीं करेगा, तब तक फेज चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक आइस है, एक बर्फ़ है हमारे पास। वो बर्फ़ कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस में। अब हमको उसको पिघलाना है, उसको मेल्ट करवाना है। मेल्ट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि -5 से उसको पहले 0 में लाना पड़ेगा। 0 में आएगा तब तो उसको, जो -5 से 0 में लाने के लिए जितना हीट आप अप्लाई किए वो हीट तो लगा। उसके बाद जब 0 में आ गया तो क्या लगता है कि 0 से 1 तुरंत आ जाएगा? नहीं, जब उसका फेज चेंज होगा तो जब वो 0 डिग्री सेल्सियस में ही वो बर्फ़ है और फिर वो कन्वर्ट होगा, कंडेंस्ड स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। वो पूरा बर्फ़ क्या होगा कि अपना लिक्विड बनेगा। जब पूरा बर्फ़ लिक्विड बनेगा, पूरा बर्फ़ लिक्विड बनेगा, उसके बाद उसमें लिक्विड बनने के लिए भी क्या करेगा? हम लोग को हीट अप्लाई करना पड़ेगा, हीट अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। उसको हम लोग लेटेंट हीट कहेंगे। तो वो हीट जो अप्लाई करना पड़ा, है ना, उसको मेल्ट करवाने के लिए जो हीट अप्लाई करना पड़ा वो हीट 0 डिग्री सेल्सियस में ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ पे कि जितना आप एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो बढ़वाए हैं पहले उसको कम करना पड़ेगा। जब सेचूरेटेड पॉइंट आ जाएगा तब जा कर के वो कंडेंस फेज चेंज स्टार्ट होगा, फेज चेंजिंग स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तब जा कर के वो कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। कंडेंसेशन पहले आपको इस तरह से उसको सेचूरेशन पॉइंट तक लाना होगा, तब जाके कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। कंडेंसेशन स्टार्ट होने के बाद एक्सपेंशन लाइन हम लोग को ये मिलेगा। एक्सपेंशन जो होगा अगेन वहाँ थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगा, थ्रॉटल्ड होगा। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है? तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एच मेरा
एच मेरा कांस्टेंट होता है, मतलब जो H4 का एच जो है वही एच होगा कहाँ का, 1 का। 4 का एच 1 के एच के बराबर है, यहाँ का जो एच है वही एच 1 के बराबर है, ठीक है। वहाँ का एच वो एच के बराबर है। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में एच कौन सा एच होगा? अगर आप इसको अच्छे से देखिएगा तो ये चूँकि लिक्विड लाइन को टच किया है तो इसमें क्या होगा, एच इंथैल्पी एच एफ होगा, ठीक है। इंथैल्पी जो होगा वो एच एफ होगा, मतलब लिक्विड का इंथैल्पी होगा, लिक्विड का इंथैल्पी होगा। और जो जो जैसे ये पॉइंट 2 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, तो 2 के पास इंथैल्पी क्या होगा, तो एक होगा लिक्विड का इंथैल्पी, क्योंकि यहाँ पे जो इस जो रीजन है ये लिक्विड लाइन ये वेपर लाइन, इसके इस साइड में जो भी है सब लिक्विड होगा, इस साइड में जो भी है सब वेपर होगा, और बीच में जो है वो लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है। तो इधर जो इंथैल्पी भी होगा बीच में वो क्या होगा, उसमें एक लिक्विड इंथैल्पी और एक वेपर इंथैल्पी एच एच एफ होगा, एच वी एफ होगा, ठीक है, जी एफ, ठीक है। तो एच एफ एक होगा लिक्विड का और एक होगा एच जी एफ, मतलब गैस और लिक्विड दोनों का मिक्सचर है, उसका इंथैल्पी होगा। तो दोनों का इंथैल्पी इधर मिक्सचर मिलेगा आपको बीच में, और जब इधर वो सेचुरेटेड लाइन को पार कर जाएगा तब जा कर के उसका हम लोग का इंथैल्पी, इसका जब न्यूमेरिकल करेंगे ना उस टाइम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एच एफ क्या हो रहा है, एच वी एच एफ जी क्या है, ओके। तो इस तरह का आपको जो डिस्क्रिप्शन मिल रहा है वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका थर्ड वाला, ये फिगर आपको समझ में आ गया कि सुपर हीटेड होने से बस ये सेचुरेशन लाइन, बस इतना जानिए अभी। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं इसका थर्ड वाला केस कि व्हेन द वेपर इज वेट आफ्टर द कंप्रेशन, जब ये वेट रहेगा तो ये क्या करेगा, सेचुरेशन लाइन को टच ही नहीं करेगा, सेचुरेशन लाइन को टच ही नहीं करेगा। तब ये क्या होगा कि सेचुरेशन लाइन को टच नहीं करेगा तो इस तरह से सीधा कंप्रेशन अपना हो गया 3 पॉइंट पर, फिर यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, जैसे ही ये लिक्विड लाइन को टच करेगा फिर हम लोग एक्सपेंशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे और फिर वो एक्सपेंस हो जाएगा थ्रोटलिंग प्रोसेस से। और इसका जो इंथैल्पी है सारा का इंथैल्पी, ये तीनों का इंथैल्पी का सेम फंडा है कि हम लोग रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क डन करेंगे, H2 माइनस H1 बाई H3 माइनस H2 करेंगे। और चूंकि H1 H4 के बराबर है, अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे H4 जो है वो H1 के बराबर है, क्योंकि यहाँ एक्सपेंशन प्रोसेस है, और एक्सपेंशन प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, यहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस लग रहा है। जब थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है तो H1 इंथैल्पी चेंज नहीं करता है, इंथैल्पी वही रहेगा, तो H1 के बदले हम लोग H4 लिख सकते हैं। तो वही लिखा है कि H2 माइनस H4 बाई H3 माइनस H2। तो मतलब अगर हम लोग को COP चाहिए तो हम लोग को कितना सारा H चाहिए, तो हम लोग को 3 H चाहिए ही, एक H2 चाहिए, एक H3 चाहिए और एक H4 चाहिए। जब तक ये तीनों पता ना हो हम लोग COP नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग को COP चाहिए तो तीनों को पता होना पड़ेगा, ओके। तो ये रहा TS कर्व, तीनों हम लोग केस देख चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं, एक लिखा हुआ है कि एक नोट है कि ड्राई कंप्रेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस इज ऑलवेज प्रेफर्ड एट गिवन हायर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अगर हम लोग ड्राई कंप्रेशन करते हैं किसी का तो हम लोग का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और मैकेनिकल एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग कोई भी रिफ्रिजरेंट को ड्राई पोजीशन तक ले करके जाएं, सिर्फ ड्राई पोजीशन तक, तो हम लोग को वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा, एंड देयर आर लेस चांस ऑफ कंप्रेसर डैमेज। और अगर हम लोग ड्राई पोजीशन तक ही लेकर के जाएंगे तो हम लोग का कंप्रेसर भी डैमेज नहीं होगा, कंप्रेसर डैमेज नहीं होगा। अगर आप सुपर हीटेड करते हैं तो कंप्रेसर क्या होगा कि ज़्यादा हीट हो जाएगा, जब ज़्यादा हीट होगा तो कंप्रेसर में भी डैमेज होने का चांसेस है। तो कंप्रेसर डैमेज ना हो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लिमिट तक ही लेकर के जाते हैं, ठीक है, एक लिमिट तक ही लेकर के जाएंगे टेम्परेचर को। इसीलिए बोल रहा है कि ड्राई पोजीशन पर लेकर जाएंगे तो वॉल्यूमेट्रिक और मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, और ये कंप्रेसर को डैमेज भी सबसे ज़्यादा कम करेगा, सबसे कम डैमेज करेगा, ओके, ड्राई पोजीशन पे। तो हम लोग कौन सा प्रेफर्ड करेंगे, ड्राई पोजीशन पर। कंप्रेस कहाँ तक करेंगे, ड्राई तक। देखिए इसका पीएच कर्व भी इस तरह से है दिया हुआ, पीएच कर्व उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यही पीएच कर्व है इसका। अगर पी प्रेशर इंथैल्पी कर्व, ठीक है, सेचुरेशन लिक्विड लाइन है, यहाँ पे ड्राई सेचुरेटेड वेपर लाइन है, मतलब ठीक है, वेपर लाइन। बहुत सारा इसमें है, इतना सारा हमने को पता भी नहीं करना है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बट यही है अपना पीएच कर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किसका पीएस कर्व भी है, ये पीएस कर्व भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल है जो पीएस कर्व पर भी देता है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 1 से 2, चूँकि ये इवोपरेशन प्रोसेस है, इवोपरेशन प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा 1 से 2।
2 से 3 हम लोग का क्या था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है तो प्रेशर राइज करेगा ही। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है ना, प्रेशर राइज करेगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग को 3 पॉइंट पर मिला कंडेंसेशन होगा, बट यहाँ पर भी प्रेशर और ना तो टेम्परेचर दोनों का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि आपको पता है कि कंडेंसेशन में क्या होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ फेज चेंज होता है। क्या चेंज होता है, फेज। टेम्परेचर और कंडेंसेशन में बस हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है और ना तो उसका प्रेशर चेंज होगा। ओके, जब थ्रॉटलिंग प्रोसेस आएंगे तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हम लोग का क्या क्या कांस्टेंट हो जाएगा, एक इंथैल्पी और एक इंट्रोपी। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एक इंथैल्पी और एक इंट्रोपी दोनों के दोनों कांस्टेंट होगा। इंथैल्पी और इंट्रोपी दोनों हम लोग का कांस्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया यहाँ पे। एक चीज़ ये है कि ये ना एक्चुअली ये इंथैल्पी है ना, ये एच है, इंथैल्पी एच है। हम लोग यहाँ पे किसके बीच में कर्व बना रहे हैं, प्रेशर और इंथैल्पी के बीच में कर्व बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे चूंकि ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस है तो एच यहाँ थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हमने बताया था कि H4 बराबर क्या होता है, H1 होता है। तो देखिए यहाँ वर्टिकल लाइन इसीलिए आया हुआ है ना, H4 बराबर H1 होगा, H4 बराबर H1 होगा, वर्टिकल लाइन आएगा। और यहाँ पर ये जो है ये लाइन क्या है, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ये जो है यहाँ पे देखिएगा तो ये कंप्रेशन लाइन जो गया है 1 से 3, ये कंप्रेशन लाइन जहाँ पे S2 बराबर होगा S3 का, जो इंट्रोपी S2 का है वही इंट्रोपी S3 का होगा। और यहाँ पे जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस में H4 बराबर H1 होगा। और इसी के आधार पे तो हम लोग COP बताए थे, याद आ रहा है ना। तो ये अपना pH कर्व है, यहाँ S नहीं है H है, इसको एक बार सुधार लीजिए, ये H है। ओके, इंथैल्पी है। ओके, इंथैल्पी नाउ। ओके, तो आज के लिए सारा कर्व ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका न्यूमेरिकल। ओके, तो हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। आप इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इसका प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, वेपर कंप्रेशन साइकिल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।